हेलो एवरीवन। आज का वीडियो राहु के राजयोग के ऊपर है। हम लोगों ने बहुत सारे राजयोग सुने हैं, धन योग सुना है और मालव्य योग सुना है और भी बहुत सारे हैं, गजकेसरी योग है। इसी तरीके से राहु भी एक राजयोग का निर्माण करता है। अभी आपको राहु के राजयोग का निर्माण आप किस तरीके से अपनी कुंडली में देखोगे, तो उसके लिए सबसे इजी तरीका मैं बता रही हूँ। आप सब लोग अपना चार्ट खोल सकते हो और आप एक चीज लेकिन हमेशा याद रखना कि कोई भी कुंडली में राजयोग बन रहा है, अगर सपोज आप में से किसी में आपने कुंडली खोली, जो भी मैं बताऊंगी आप चेक करोगे और आपकी कुंडली में बन रहा है और आप लोग बोलोगे कि हमको तो रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, वैसे आप बोल रहे हो, तो आपको हमेशा ये देखना है कि वो पर्टिकुलर प्लैनेट की महादशा या अंतरदशा होनी चाहिए। क्योंकि जब तक आपकी कुंडली में जो भी राजयोग है, धन योग है, जब तक ये योगों से जो प्लैनेट्स इन योगों को बना रहे हैं वो प्लैनेट्स एक्टिवेशन में नहीं है, उनकी दशा अंतर दशा नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो रिजल्ट्स नहीं देंगे, चाहे वो अच्छे योग हो या फिर खराब योग हो। तो इसी तरीके से जब भी हम कुंडली देखते हैं ना, उसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो होता है हमारा स्टैटिक प्रॉमिस कि हमारा फिक्स्ड जो हमारी डेस्टिनी, जो ईश्वर ने हमको जिस टाइम हमारा बर्थ हुआ था उस टाइम सौर मंडल में, आकाश में किस तरीके से ग्रहों की वो जो संरचना थी वो क्या थी, उसके बेसिस पर, हमारे प्रारब्ध के बेसिस पर हमको वो पर्टिकुलर टाइम पर जन्म मिलता है और वो स्टैटिक प्रोमिसेस, जो फिक्स्ड प्रोमिसेस हैं, वो हमारे चार्ट में आ जाते हैं। और उसी के हिसाब से हमको दशा मिलती है कि जब हमारा मून उस पर्टिकुलर नक्षत्र में, किस नक्षत्र में उस टाइम में है, तो वो ही नक्षत्र के जो लॉर्ड होते हैं उनकी महादशा हमारी कुंडली में स्टार्ट हो जाती है। ये एक स्टैटिक पार्ट है जो फिक्स्ड है। इसके बाद एक आता है डायनेमिक। डायनेमिक क्या होता है? जो आज की डेट में, क्योंकि ये प्लैनेट्स तो रुकते नहीं है, तो घूमते रहते हैं, तो जब ये जो गोचर होता है प्लैनेट्स का, वो गोचर और जो महादशा अंतरदशा ये भी बदलती रहती है ना, कि अभी हमारी इसकी महादशा चल रही थी, फिर इसमें इसकी अंतरदशा चल रही थी, फिर इसमें प्रत्यंतर चल रही थी, अब इस प्लैनेट की महादशा आ गई। तो ये जो प्रोमिसेस हैं, जो आपको महादशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा और जो ट्रांजिट देगा, वो दैट इज कॉल्ड द डायनेमिक प्रोमिसेस, जो बदलते रहते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। और एक स्टैटिक होता है जो फिक्स्ड होता है। तो वो जो फिक्स्ड वाले जो है ना प्रोमिसेस, वो आपके चार्ट में, आपके D1 में, आपकी लग्न कुंडली में वही प्रोमिसेस हैं। और वो प्रोमिसेस एक्टिवेशन में तब आते हैं जब उन जो प्लैनेट्स वो योग बना रहे हैं, जो राजयोग बना रहे हैं या कोई खराब भी योग का निर्माण कर रहे हैं, जब तक उनकी दशा अंतरदशा नहीं आएगी वो एक्टिवेशन में नहीं आएंगे। तो ये तो एक पहली चीज है जो सबको समझना है। अगर आपके राहु की महादशा चल रही है और उस पर्टिकुलर प्लैनेट की, या फिर उस पर्टिकुलर प्लैनेट की चल रही है जिसके साथ मिलके राहु का, मैं अभी बताने वाली हूँ कि योग किस तरीके से देखेंगे आप, तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। और अगर वो दशा ही नहीं आई है तो नहीं मिलेगा, जब आएगी वो दशा तब आपको मिलेगा। तो अभी आप लोग अपने अपने चार्ट खोल लो और आप ये देखो कि आपके राहु का प्लेसमेंट किस हाउस में है। मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ, काल पुरुष की कुंडली को हम भूल नहीं सकते हैं। ब्लैंडिंग ऑफ द प्लैनेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमको काल पुरुष की कुंडली को अगर हम भूल करके ना डायरेक्टली वही कुंडली पे काम करेंगे जो हमारा D1 है, तो आपके कभी भी आपके प्रेडिक्शंस एक्यूरेट नहीं आएंगे, आप कभी भी चीजों को देख नहीं पाओगे। तो हमेशा हमको अपनी काल पुरुष की कुंडली का जो बेस है ना, वो तो ब्लैंड करना ही है, लेना ही है। अब आप कैसे देखोगे कि आप पहले ये देखो कि सपोज किसी की भी कुंडली में राहु 5th हाउस में बैठे हैं, तब आप ये देखो कि 5th हाउस में, मतलब 5th जो हाउस है, काल पुरुष की कुंडली में कौन सा प्लैनेट उसको रूल करता है? 5 नंबर है वो, 5th हाउस से सन रूल करेगा। तो अब आप अपनी कुंडली में आकर के ये देखोगे कि सूर्य आपकी कुंडली में लग्न के साथ संबंध बना रहा है या नहीं बना रहा है। मतलब उसके लिए क्या होगा, सूर्य को 7th हाउस में होना पड़ेगा। जिस घर में वो बैठे हुए हैं राहु, काल पुरुष की कुंडली में वो घर किसका है, उसका लॉर्ड आपके लग्न से संबंध बनाना चाहिए। जैसे सपोज किसी की कुंडली है, मैं अभी एक कुंडली का एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे आपके देखो स्क्रीन पर एक कुंडली दिख रही है, इस कुंडली में राहु 9th हाउस में बैठे हुए हैं, ठीक है। अब इस 9th हाउस में बैठे हुए राहु को आप देखोगे कालपुरुष की कुंडली में, तो 9th हाउस किस प्लैनेट का होता है? 9th हाउस जुपिटर का होता है, क्योंकि धनु राशि है ना, वहां पे 9 नंबर आता है, तो 9 नंबर के जो लॉर्ड है वो जुपिटर है। तो जुपिटर किधर बैठे हुए हैं? यहाँ पर 7th हाउस में आकर के बैठे हुए हैं और लग्न के साथ संबंध बना रहे हैं। अगर यही जुपिटर यहाँ पर 7th हाउस में ना बैठ करके अगर किसी ऐसे स्थान पर बैठ जाते जहां से वो 9वीं दृष्टि अपने उसके ऊपर डालते, तो कैसा होता, हो सकता है यही जुपिटर अगर 5th हाउस में बैठ जाते, तो 5th हाउस से बैठ करके वो 9th एस्पेक्ट से देखते लग्न को, तो भी दृष्टि संबंध बन रहा है, ठीक है।
अगर वो अपनी 5वीं दृष्टि से देखते तो मतलब वो अगर 9th हाउस में खुद ही बैठे होते तो वहां से 5वीं दृष्टि से लग्न को देख रहे थे तो भी ये संबंध बन रहा है। तो ये जो राहु है, ये आप देखोगे कि इस कुंडली में राहु राजयोग का निर्माण कर रहा है। वैसे इस कुंडली में आप देखो कि राहु को नेगेटिव रिजल्ट्स ऑफर करने चाहिए थे इस जातक को जब इनकी राहु की महादशा आई थी, लेकिन इनको राहु के नेगेटिव इनको रिजल्ट्स मिले ही नहीं क्योंकि राहु अपने मरण कारक स्थान में है। ठीक है, तो अब अगर इस बेसिस पे ही आप देखोगे कि ये मरण कारक स्थान में है तो इनको तो खराब रिजल्ट्स मिलने चाहिए थे, खराब रिजल्ट्स ऑफर होने चाहिए थे, लेकिन इनको क्यों नहीं हुए? क्योंकि राहु ने इनके साथ क्या किया? राहु राजयोग में, राहु जिस घर में बैठा है उस काल पुरुष के उस घर के लॉर्ड किधर जाकर के बैठे हैं? 7th हाउस में, जो लग्न के साथ संबंध बना रहे हैं, विच इज क्रिएटिंग अ राजयोग। तो राहु की जब भी महादशा आई होगी इनको तो इन्होंने उसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया होगा, स्पेशली जब भी राहु में जुपिटर चले होंगे तो भी इनको बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले होंगे। तो ये इस तरीके से हम राजयोग को देखते हैं। इसी तरीके से मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज किसी का राहु लग्न में बैठा हुआ है तो लग्न काल पुरुष की आप ये नहीं देखोगे कि जिस राशि में, सपोज किसी का स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है तब तो डेफिनेटली मंगल उनके लॉर्ड हो ही गए, लेकिन अगर किसी धनु लग्न की कुंडली है, वहां पे 9 नंबर लिखा हुआ है लग्न में और वहां पर राहु आकर के बैठ गए तो राहु 9 नंबर की आप क्या जुपिटर देखोगे? नहीं, आप क्या देखोगे? काल पुरुष की कुंडली में फर्स्ट हाउस के लॉर्ड कौन है? मंगल। तो इस कुंडली में मंगल को लग्न के साथ कनेक्शन बनाना चाहिए। अब लग्न के साथ वो कनेक्शन कैसे बनाएंगे? या तो वो 7th हाउस में बैठ जाएंगे मंगल, तो डायरेक्टली लग्न को देख रहे हैं तो उनका संबंध बन गया। इसी तरीके से अगर मार्स उनके 10th हाउस में प्लेस्ड है तो भी वो बैठ करके कहाँ से संबंध बना रहे हैं? उनके लग्न से संबंध बना रहे हैं, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि होती है तो वो अपनी दृष्टि से भी संबंध बना रहे हैं, तो उनका बन गया। इसी तरीके से जब भी वो 8वीं दृष्टि डालेंगे, 8वीं दृष्टि उनकी कैसे पड़ेगी? जब वो 6th हाउस में बैठ जाएंगे तो वहां से 8th एस्पेक्ट भी वो अपने लग्न पर डालेंगे, तो वो लग्न के साथ मंगल ने संबंध बना लिया। तो राहु जिस घर में बैठा होगा उस घर के जो काल पुरुष की कुंडली में आपको जो लॉर्ड मिलेंगे उन लॉर्ड का लग्न के साथ संबंध होना चाहिए, चाहे वो सैटर्न हो चाहे जुपिटर हो। जैसे मैंने जुपिटर का एग्जाम्पल दिया, मंगल का एग्जाम्पल दिया, उसी तरीके से आप शनि का भी एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर शनि किसी के राहु 10th हाउस में बैठे हुए हैं, अब 10th हाउस किसका होता है काल पुरुष की कुंडली में? या 11th हाउस में बैठे हुए हैं, तो ये किसका हो गया? शनि देव का। तो शनि देव को या तो 7th हाउस में बैठ करके डायरेक्टली लग्न को देखना चाहिए, या फिर उनको 11th हाउस में बैठ करके लग्न को देखना चाहिए, तो तीसरा एस्पेक्ट से देख लिया, या उनको दशम दृष्टि से मतलब 4th हाउस में बैठ करके वो दशम दृष्टि से लग्न को देखेंगे तो भी उन्होंने लग्न के साथ संबंध बनाया, तो राजयोग स्थापित हो गया। तो अगर आप लोगों की कुंडली में राहु की पोजीशन जहां पर भी है वहां उनकी पोजीशन चेक कीजिए। उसके बाद काल पुरुष की कुंडली में वो हाउस को कौन सी राशि पजेस करती है, उसके लॉर्ड कौन है, वो क्या आपकी D1 की कुंडली में, जो आपकी खुद की प्रेजेंट कुंडली है, वहां पर लग्न के साथ अगर वो संबंध बना रहे हैं तो ये राहु आपके राजयोग कारक है। राहु गलत नहीं है, राहु बहुत बहुत ज्यादा दे सकते हैं। राहु की दशा में, केतु की दशा में, शनि की दशा में जो लोग डरते हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है। अगर किसी के राहु इस तरीके से राजयोग बना रहा है कहीं भी बैठे हुए हैं तो वो राहु अपनी दशा में, अपनी महादशा में, अंतरदशा में इस इंसान को बहुत अच्छे रिजल्ट्स ऑफर करेंगे। अब भी मेरा एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है अप्रैल में, जो भी इंटरेस्टेड है मेरे कोर्स में, एस्ट्रोलॉजी के कोर्स में, वो एनरोल करा सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है उसका व्हाट्सएप का, जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी 2024 अप्रैल बैच। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप उस लिंक को क्लिक करके ग्रुप में ज्वाइन हो जाना और ग्रुप में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।